अच्छा। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक तरह से हम लोगों को कई कुछ बेसिक चीजों का आइडिया लग गया था, है ना? यस सर। कि कोई सिस्टम है, कंप्यूटर है तो हार्डवेयर है ना? यस सर। हार्डवेयर और प्लस क्या है, सॉफ्टवेयर्स है। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यस सर। फिर और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अलग से क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, है ना? फिर आपको ये भी समझ में आया कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। यस सर। एक को बोला गया डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस टाइप का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, है ना? यस सर। वो ऐसा था कि जो आपको आप अपने लैपटॉप के ऊपर है ओएस, ओएस के ऊपर जो इंस्टॉल करेंगे वो सब क्या थे, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन थे, उनको यूज करना है। तो अगर आपको 100 एप्लीकेशन यूज करने हैं तो आपको क्या करना था, 100 अलग डाउन भाई, जिस पर्पज से 100 यूज करोगे, जो जो उनको उनको डाउनलोड करोगे, सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, काम करेंगे। लेकिन मेरे दूसरे सिस्टम पे भी हमें यूज करना है तो हमें वहां भी वही चीजें करनी पड़ेंगी। फिर इसीलिए एक कंसेप्ट आया किसका, वेब बेस्ड एप्लीकेशन का। ठीक है, एक तो ये है कि दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक नुकसान ये है डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन का। दूसरा ये है कि हमारे काम में कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा। जनरली जो वर्क होता है वो कई लोग मिलके करते हैं ना। कहीं भी कोई प्रोसेस या कोई चीज चलती है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑफिस है जो कंप्यूटराइज्ड चल रहा है, या जहां भी है, एक आदमी थोड़ी ना कर रहा है, एक डिपार्टमेंट है, कई लोग हैं। अगर कोई चीज आपके लोकल सिस्टम पे रहेगी तो उस पे आप ही काम करोगे ना। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये कि एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं, एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी ने अपने लिए, जैसे दुनिया भरी कंपनियां चल रही है कि नहीं, हर कंपनी के पास अपना अपना क्या है, अपने अपने कामों के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर क्या कर रखा है, बनवा रखा है। अब किसी कंपनी में, जैसे किसी भी कंपनी में जाओ, जहां मान लो एक सॉफ्टवेयर होगा जो तुम्हारी सैलरी और दूसरी चीजों का हिसाब रखता होगा, है ना? तो वहां पे तुम्हारा ही सिर्फ काम नहीं हो रहा है ना, काम किसका हो रहा है, सबका हो रहा है। तुम कहोगे सर सबका काम तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन ये बताओ उसको मैनेज तो अलग अलग आदमी नहीं कर रहा है ना। जो भी किसी को सैलरी आ रही है, जा रही है, मेरे पास आ रही है, लेकिन जा तो रही है कहाँ से, कंपनी के पास से ही ना। सबके पास आ रहा है वो पैसा तो किसके पास से आ रहा है, कंपनी के पास से ही आ रहा है। तो उसमें जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे तुम ही सोचो, कहीं भी देखो, अगर जैसे हम कहीं भी बात कर लें, तो जैसे मान लो जैसे तुम टिकट लेते थे आईआरसीटीसी पे, पहले पहले जब तुम लोग टिकट बुक करवाते थे तब भी वो जाके तुरंत टिकट नहीं काट देता था। पहले वाला आदमी रिक्वेस्ट लेता था, कहता था भैया ट्रेन में क्या करानी पड़ेगा, भाई रिजर्वेशन पहले भी होता था, जब कंप्यूटर नहीं था तब भी वो तुम्हारी रिक्वेस्ट लेता था, कहता था भाई बाद में आप 2 दिन बाद आओ। क्योंकि उसको जाके कहीं और से क्या करना होता था, मिलाना होता था ना। हो सकता है देखो, स्टेशन पे जो रिक्वेस्ट ले रहा है वो अलग आदमी है, लेकिन स्टेशन वाला आदमी जो जो स्टेशन का एम्प्लॉई है वो तुम्हारी रिक्वेस्ट लेने के बाद टिकट की वो जाता था कहाँ, मान लो जाता था बनारस। अब बनारस जाने के बाद वहां रजिस्टर से मिलवाता था। हाँ, कि भाई वो बता भाई, जो आदमी मान लो जैसे ट्रेन चल रही बनारस, तो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, वही रेलवे का ही एम्प्लॉय, जिसके पास पहुंचे वो लोग बताए कि भाई ये रिजर्वेशन है, ये कहाँ का है? रेलवे का एम्प्लॉय गया, वो लिया, वो देखा, वो बताया कि यार नहीं, ट्रेन तो क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, अभी वेटिंग चल रहा है। तुम्हारे पहले फुल होने के बाद भी 45 लोग और बुकिंग करा लिए हैं, अगर तुम कराओगे तो तुम्हारा क्या होगा, वेटिंग नंबर 46 चलेगा। अगर होगा तो बता देगा कि ठीक है 45, अच्छा 50 थी तो 50 में से क्या हुआ, अगर मान लो 50 सीट बची थी तब गए, तुम्हारी रिक्वेस्ट वहां पहुंची, भाई तुमने उसको दिया, वो अगले दिन वहां जाके दिया, तुम्हारी रिक्वेस्ट उसके पास पहुंची, तो 50 अगर उसमें खाली थी वो देखा तो क्या करेगा, एक कम कर देगा। अब भाई तुम्हारी टिकट बुक कर देगा, तुमको एक सीट नंबर दे देगा, और अब जो सीट बची है कितनी है, 49 है। तो मतलब पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि नहीं है, जिसमें वो आदमी भी इन्वॉल्व है जो टिकट कराना चाहता है, वो काउंटर वाला भी इन्वॉल्व है जो टिकट की रिक्वेस्ट ले रहा है, वो भी इन्वॉल्व है जहां से ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। तो कई लोग हैं कि नहीं है।
तो अब मान लो जो सॉफ्टवेयर बनते, सोचो जरा ध्यान से, जो सॉफ्टवेयर बनते उनपे, हाँ, अगर मान लो हम लोग रेलवे का एक बनाते एप्लीकेशन, जो कैसा एप्लीकेशन होता है, डेस्कटॉप, तो तुम भाई रिक्वेस्ट डालते तो क्या मत, कहाँ रिक्वेस्ट, तुम भाई अपने सिस्टम पे टिकट बुक करते, क्या मतलब होता, तुम जाते क्या करते, उसके पास जाते, वो भी अपने टिकट पे सिस्टम पे टिकट बुक करेगा, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, फिर वो जाएगा कहाँ, उसके सिस्टम में चेक करेगा ना। लेकिन देखो, इसीलिए सिस्टम बनाए गए कैसे, वेब बेस्ड, सबसे अच्छी क्वालिटी समझो। कहीं ना कहीं जो ट्रेन को पूरा मैनेज कर रही है वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी तो रेलवे है ना। रेलवे अपना एक क्या बनवाती है इसके लिए, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी दो तीन तरह के क्या होंगे, जैसे भाई अब तुम यहाँ पे टिकट क्या करते हो, अब तुम्हारे पास टिकट बुक करने के क्या ऑप्शन है, तुम डायरेक्ट भी कर लेते हो, तुम काउंटर पे भी जाके कर लेते हो, लेकिन जैसे जैसे टिकट कम करते जाते हो, एक एक टिकट वहां से क्या होता जाता है, कम होता जाता है। पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि नहीं, जैसे जो, इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की यही एक सबसे अच्छी चीज है कि उसमें एक साथ कई लोग उस पे काम कर सकते, और करते ही हैं। देखो जैसे फेसबुक है, लाखों लोग तो मैसेज भेज रहे हो ना, अरे हवा में थोड़ी नहीं भेज रहे हो, अपने आप को नहीं भेज रहे हो, किसी को भेज रहे हो ना, उसके लिए किसी का होना जरूरी है ना। और वो अगर वो तुम्हारा जो किसी आदमी है वो तुम्हारे बगल में ही बैठा हो, तो फिर फेसबुक का मैसेज करने की क्या जरूरत है, वो कहीं और है ना। तो कम से कम दो लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं, अगर मैसेज भेजोगे, और ये जो मैसेज भिजवाएगा, ये पूरा सिस्टम करेगा, ये कौन होगा, फेसबुक होगा, जिसके पास उसका सर्वर होगा, जहां फेसबुक नाम का उसने सॉफ्टवेयर क्या किया होगा, देखो वही एप्लीकेशन बना के उसने कहा डाल दिया, सर्वर पे। तो अब इसके बाद उसमें हजारों लाखों लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। यही चीज तुम्हारे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में नहीं होता, इसीलिए मैक्सिमम एप्लीकेशन क्या बनते हैं, वेब बेस्ड, जिससे कि आदमी, और अच्छा वेब बेस्ड में और क्या क्वालिटी है, कई लोग साथ में काम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सॉफ्ट एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए, जिसका नाम होता है क्या, वेब ब्राउजर, यही चाहिए होता है ना। जैसे क्रोम, एज है ना, क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर। आपके पास वेब ब्राउजर हो, अब आप चाहो तो जो भी एक दो सौ हजार जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करने हैं जो इंटरनेट पे चल रहे हैं, आप डायरेक्टली उनके नाम से उनको यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, HTTPS, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का शायद पूरा नाम यही है, मान के चलो, यही तो एड्रेस है ना। अगर एक भी नंबर अगर तुम ऐसे कर दोगे तब थोड़ी ना खुलेगा, नेट पे खोल के देखो, तभी खुलेगा जब तुम क्या करोगे, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट नेम ओपन करोगे। अच्छा सर, हम कुछ भी सर्च करते हैं जो HTTPS लिखता है, इसका मतलब अभी तक नहीं। हाँ चलो, हाँ बताते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं पहले, ये जो है यही एड्रेस है ना, सबका होता है, किसी का .com होता है, किसी का .in होता है, किसी का .info होता है, जो भी हो, लेकिन एक एड्रेस के बिना वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करना है तो बस तुम्हें क्या, कितनी आसान सी चीज है, एक एड्रेस चाहिए, जो उसका एड्रेस है डालो और फटाक से वो वेब ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा, और उसमें जो जो चीजें हैं उसको क्या करो, तुम यूज करो। जैसे फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें यूज कर रहे हो कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। ये जो लिखते हैं ना, ये HTTPS flipkart.com, जिसको हम बार बार एड्रेस बोल रहे हैं, हम याद रखना, इंटरनेट पे दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं, अगर इस समय कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट पे है, इस कंप्यूटर को, भाई इंटरनेट पे है तो ऐसे थोड़ी ना हवा में इंटरनेट चल रहा था रास्ते में पकड़ लिया, किसी प्रोवाइडर से अपने आप को कनेक्ट किया होगा ना, कोई ऐसा होगा जो इसका इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, BSNL हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, या कोई दुनिया की कंपनी हो सकती है, उसी के सहारे ये यूज कर रहे हो नेट ना। ये क्लियर है ना भाई, जब भी एक एक एप्लीकेशन इंटरनेट यूज कर रहे हो तो याद रख लेना, जब भी कोई एप्लीकेशन, जब भी कोई लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, जब
इंटरनेट प्रोवाइडर से जुड़ता है, जो इंटरनेट उसको देता है वो उस समय उसको एक चीज देता है जिसे क्या बोले हैं, आईपी। याद रखना, जितनी भी चीजें कंप्यूटर, भैया ये मान के चलो जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी हैं, अगर वो नेट पे हैं तो उनको एक चीज मिलती है, क्या, आईपी एड्रेस। तुम्हें नेट यूज करना है ना, नेट क्यों यूज करना है बताओ? तुम्हें फ्लिपकार्ट खोलना है ना, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना है ना, बताए हैं ना, वेब बेस्ड का एक ही स्ट्रक्चर है, क्लाइंट और सर्वर, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। तो रिक्वेस्ट भेजोगे ना भाई, रिक्वेस्ट जो क्लाइंट होते हैं हजारों होते हैं, वो क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट। वो क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, सर्वर को। सर्वर जो है वो भी तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो क्लाइंट है वो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो जो भी होता है सबको एक चीज मिलती है जिसे क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अक्सर देखोगे तो 7-8 डिजिट का क्या होता है, ये नंबर होता है। वन ऐसे कुछ रहेगा, 101.168 पॉइंट, इस तरह से करके लगभग 12-14 अक्षर रहेंगे पॉइंट पॉइंट करके, और वो आपके सिस्टम को मिलती है। क्लियर है ये? सबके पास आईपी होती है भाई। मेरे इस हम नेट से कनेक्टेड है ना, इसके पास भी है, इस समय है आईपी। जिस ये रिक्वेस्ट भेज, अगर flipkart.com खोले, इंटर मारे या फ्लिपकार्ट पे कोई काम करे तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी वहां की नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो जब रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, तो सर्वर की भी एक क्या होगी, आईपी होगी। आईपी ही वो चीज है जिससे चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, हाँ, पहचानती। इसीलिए बोलते हैं हर चीज का, जैसे हमारे यहाँ नहीं एड्रेस होता है, एक तरीका है कि A31 B32 ऐसे घर है ना, A31 A32, हम लोग एड्रेस बनाते हैं ना पहचानने का। ऐसे इन्होंने भी एक सिस्टम बना लिया कि हर कंप्यूटर को जब भी नेटवर्क पे आएगा तो एक क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा, और उसी आईपी एड्रेस से वो क्या होगा, वो पहचाना जाएगा। क्लियर है? तुम्हारी आईपी, एक चीज ये भी बताई थी, तुम आईपी एड्रेस अपनी फिक्स भी कर सकते हो और चाहो तो बदलने भी दे सकते हो। अगर फ्री में यूज कर रहे हो तो तुम्हारी आईपी हमेशा क्या हो रही है, बदलती रहेगी। बदलने का मतलब ये नहीं है कि अभी बदल रही है। जैसे एक बार नेट से कनेक्ट हुए तो आईपी कुछ और होगी, हम बाद में नेट को क्या कर दें, बंद कर दें, फोन स्विच ऑफ कर दें, ऐसा कुछ कर दें, या एयरप्लेन मोड में कुछ देर के लिए डाल दें और फिर ऑन करेंगे, तो जो हमें अब देखोगे आईपी की होगी, क्या होगी, चेंज। तो कहते हैं यही क्या, डायनेमिक आईपी। हम सबको फ्री में डायनेमिक आईपी ही मिलती है। अगर तुम्हें चाहिए तो नहीं, हमको यही, हमें आईपी एड्रेस चाहिए और वो भी फिक्स चाहिए, स्टैटिक, तब तुमको अलग से पे करना पड़ता है, अलग से तुम्हें चार्जेस होंगे जो हर नेटवर्क प्रोवाइडर देता है, लेता है, वो आप दोगे तो वो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सारा खेल किसका है, आईपी है। लेकिन बहुत अंदर की बात है, इससे मतलब बेसिक चीज है, इससे हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अब लेकिन मान लो सर्वर है, सर्वर के पास भी एक क्या है जानते हो, आईपी है यार। मान लो मेरा है, हमने एक सॉफ्टवेयर हमने फ्लिपकार्ट बनवाया, बनवाने के बाद सर्वर पे डाला ना, सर्वर की भी क्या है, आईपी है। अब मान लो सर्वर की आईपी ये है, हमने भाई इतना बड़ा एप्लीकेशन बनवाया है, तो हम क्या बनवा रहे हैं, हमने स्टैटिक आईपी क्या करी है, खरीद रखी है। हमारा एड्रेस है ये, मान लो ऐसे, मान लो यही मेरा एड्रेस, ये हमने खरीद लिया, हमने कह दिया भैया इसका जो रेंट है महीने का या 1000 रुपए हम पे करेंगे, हमको ये आईपी चाहिए। नेटवर्क प्रोवाइडर ने कहा ठीक है भैया हम आपको ये आईपी दे देते हैं, और उसने हमको दे दिया, ये मेरा हो गया फिक्स। तो जानते हो हम सर्वर पे डालें तो मान लो उस सर्वर पे जो भाई, सर्वर पे हमने फ्लिपकार्ट को क्या कर दिया, हमने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया और उस सर्वर पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। सर्वर एक कंप्यूटर है भाई, रिक्वेस्ट रिस्पांस करेगा तो इंटरनेट से कनेक्ट होके ही करेगा ना। इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो इंटरनेट पैदा तो नहीं करेगा, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर होगा जो उसको भी दे रहा होगा। वो भाई जो फ्लिपकार्ट है वो भी इंटरनेट किससे ले रहा होगा, जियो से, एयरटेल से, बीएसएनएल से, इन्हीं लोगों से ले रहा होगा ना। हम भी किससे लेते हैं, इन्हीं में से किसी से लेते हैं। तो वो भी अगर लेगा तो उसको भी आईपी एड्रेस मिलेगा। लेकिन अगर वो
तो ठीक है, उन्हें बता दिया हमने, मान लो फ्लिपकार्ट, हमने पैसा दिया, उस रेडी हो गए वो, उन्होंने हमें आईपी दे दी। तो जानते हो, अगर हम सर्वर पे फ्लिपकार्ट डाल दें, आईपी मेरे पास है, और हम लोगों से ऐसे बोल दें कि एक काम करना, ऐसे कि ये यूआरएल डालना, इस यूआरएल से भी फ्लिपकार्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर खुल सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो कहां होगा? सर्वर पे होगा। सर्वर पे होगा, इंटरनेट से क्या होगा? कनेक्टेड होगा, उसके पास क्या होगी? एक आईपी होगी, उसका आईपी एड्रेस होगा। वही आईपी एड्रेस हम डाल दें, ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद डालने के बाद क्या करें? इंटर मार दें तो खुल सकता है। लेकिन बताओ, फ्लिपकार्ट अगर ऐसा बन जाएगा तो कस्टमर को बड़ी समस्या नहीं होने लगेगी? मतलब यार, हम आईपी एड्रेस, अच्छा, और ये सोचो, स्टैटिक आईपी बताया ना, खरीद सकते हो। अगर स्टैटिक आईपी ना रखे एयरटेल, तो एयरटेल भाई, इसने मान लो फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं खरीदी, तो आईपी भी टाइम टाइम पे क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। जब आईपी बदलेगी तो मतलब क्या, फ्लिपकार्ट अभी यहाँ है, अभी वहां है, तब भाई तुम कैसे यूज कर पाएगा कस्टमर? इसीलिए इतना तो करेगा कि वो कहेगा क्या, हमें क्या चाहिए भैया? स्टैटिक आईपी चाहिए। बस इतना, ये नहीं कुछ उसको अलग से नहीं करना, हमें चाहिए तो बस उसको क्या करना है? पैसा देना है। किसको? जिस कंपनी से वो ले रहा होगा सर्विस, वो कंपनी क्या कहेगी, ठीक है जी, हम आपको अलॉट कर देते हैं, आपको जो स्टैटिक आईपी चाहिए आप बताइए, इतने का ये चार्ज होगा, हम आपको क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं। स्टैटिक रहेगा, आपके नाम पे रहेगा जी। इंटरनेट पे जब भी चलेगा तो आपकी आईपी क्या होगी? हाँ, आपके नाम से यही आईपी रहेगी, आपकी आईपी बार बार बदलेगी नहीं। सर, फ्लिपकार्ट डायनेमिक है कि स्टैटिक है? स्टैटिक है, मतलब आईपी के मामले में कोई भी होगा। देखो, यहाँ दो चीजें हैं, सोचो, ऐसा नहीं डायनेमिक होने में क्या है? डायनेमिक होने में का मतलब यह है कि तुम्हारी आईपी कुछ भी फिक्स नहीं है। बार बार चलेगी। जब भी नेट से कनेक्ट करोगे तो उस समय जो तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, तुम्हारी तरफ उठा के एक आईपी फेंकेगा कि लो भैया, ये तुम्हारी आईपी, अपने यहाँ नोट कर लेगा, तुमको वही आईपी एड्रेस क्या करेगा? दे देगा। अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, जहां जाएगी तुम जाएगा, तुम्हारी वही आईपी एड्रेस वहां पे जाएगी। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं ना, क्लाइंट भेजता है सर्वर पे, दोनों तो नेट से कनेक्टेड होते हैं ना, दोनों के पास आईपी होते हैं। समझो, एक आईपी से रिक्वेस्ट जाती है किस पे? दूसरे आईपी पे, और उस आईपी से फिर क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। लेकिन बताओ, ऐसे अगर यूज करना पड़े फ्लिपकार्ट, तो कस्टमर हैरान हो जाएगा ना। ऐसे नंबर रहे तो फ्लिपकार्ट का ये नंबर है, अमेजन का ये नंबर है, तब तो आदमी के लिए इंटरनेट यूज करना क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा, है, प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं? तब इसीलिए इन लोगों ने एक कंसेप्ट ये ढूंढा कि आईपी तो होगी, लेकिन आईपी को एक क्या दे दिया जाए? इंटरनेट पे एक नाम दे दिया जाए। और इसका भी क्या होगा? फ्री में नहीं, इस नाम का भी पैसा लगेगा। अगर आप ये नाम खरीदना चाहते हो तो आपको इसकी एक फीस चुकानी होगी। कितनी होगी? जितना मतलब अच्छा, फीस कितनी होगी? फीस ये होगी लगभग 1000, 1200, 1400 रुपए होती है, 1500, 2000 तक, साल भर की, एक साल के लिए। एक साल के लिए जैसा नाम हो, 800, 900, 1000 रुपए से लेके 1000, 1500 रुपए तक क्या होता है? नाम का चार्ज होता है। तो फ्लिपकार्ट को 1500 रुपए देना पड़ता है, तो फ्लिपकार्ट को क्या फर्क पड़ता है 1500 देने? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि 1500 रुपए। लेकिन नाम का तुम भी खरीदोगे तो तुम्हें भी 1500 रुपए देना पड़ेगा। जानते हो फिर क्या, वो लोग नाम खरीदते हैं, आईपी के ऊपर यही नाम एक तरह से मान के चलो चढ़ा देते हैं। हाँ, अब ये दुनिया से यही कहते हैं, भैया तुम क्या करो, ये नाम इस्तेमाल करो, बस वो अब नाम है flipkart.com। अब हम चाहें हम ले लें तो नहीं ले सकते, लेकिन फ्लिपकार्ट अगर कभी ऐसी गलती करे, इनका भी मान लो प्लान लेते हैं, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, ऐसे क्या होता है, जहां पैसा देते हो ना इनको 1000, 1200 रुपए, उनका प्लान होता है कि 1 साल का जी 8000 रुपए लगेगा, 1200 लगेगा, 5 साल का कराओगे तो 3500 रुपए लगेगा। मान लो इन्होंने प्लान ले रखा है, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन ये अपना भूल जाए, 5 साल बीत जाए, ये रिन्यू ना कराए, वैसे 10-5 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, तब भी मान लो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए और इनका एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर होते ही वो नाम क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, दूसरे को मिल नहीं जाएगा। अगर कोई दूसरा खरीदने गया तो
और वो फिर सोचो किसी ने खरीद लिया ऐसे flipkart.com, तो उसका हो जाएगा। अब फ्लिपकार्ट का इतना बड़ा बिजनेस, इतना सेटअप, इतना पैसा, तब तुमको उसी नाम के लिए, लेकिन है तो अब तुम्हारे हाथ में, उसी नाम के लिए तुम्हें कई करोड़ रुपए देने को फ्लिपकार्ट क्या होगा, तैयार होगा। ये नाम की वैल्यू। लेकिन पीछे होता क्या है, आईपी, हाँ नंबर, आईपी एड्रेस ही होता है। हर मोबाइल, हर डिवाइस का जो नेटवर्क में चल रही है, सबको वो नेटवर्क एक आईपी एड्रेस देता है। तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर को पता चल जाए। तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर को पता चलेगा। अगर कोई मेल कहीं जा रही है, भले जीमेल से भेजो, इससे भेजो, उससे भेजो, बीच में नेटवर्क प्रोवाइडर को पता होगा कि किस आईपी से रिक्वेस्ट भेजी जाए। कोई पूछेगा तो तुम क्या करोगे भाई, कोई पूछेगा क्या, जैसे तुमने कुछ गलत भेजा, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी आईपी को भाई उससे जाके बात करेंगे कि भाई जीमेल से पूछेंगे, मेल आई तुम्हारे पास, जीमेल कहेगी जीमेल से आई है मेल, जाके बताएंगे, जीमेल वाले कहेंगे जी हाँ ये मेल आई थी। मेल डायरेक्टली मेरे सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम पे थोड़ी ना पहुंचती। मान लो अगर हम एयरटेल के इंटरनेट से जुड़े हैं, तो बीच में तो एयरटेल है ना, तो हमें क्या करना होगा भाई, हम जाएंगे किसके पास, भाई वो जब वो जाएंगे एयरटेल के पास, एयरटेल बताएगा हाँ जी रिक्वेस्ट हो गई थी जीमेल पे, ये वाली रिक्वेस्ट यहाँ से इतने बजे, और जिससे आई थी उसका आईपी एड्रेस ये था, वो डिवाइस ये थी। आप वो जान जाएंगे कि आप कहाँ हो, आपके पास क्या होगा, पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये? तो मेन है आईपी, सर्वर की भी होती है, क्लाइंट की भी होती है, लेकिन सर्वर वाले जो होते हैं वो अपनी आईपी को के साथ एक नाम भी क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और कहते हैं दुनिया को यूज करना है तो इसी नाम से यूज करो, तो यूज करना क्या है, आसान है। क्लियर है ये? तो अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको क्या बोलोगे, या ये जो जगह, ये जो जगह है, इसको अक्सर हम बोलते हैं एड्रेस बार। ये क्या है, एड्रेस बार है। यहाँ पे कोई भी जो भी हमको वेब एप्लीकेशन यूज करना है, उसका क्या देते हैं, उसका एड्रेस देते हैं ना। जैसे हम ये दे रहे हैं, कुछ भी दें कि apowersoft या gmail.com या apowersoft.id है ना, तो ये क्या है, इसका एड्रेस, ये एड्रेस बार है, और इसके अंदर ये जो लिखा है apowersoft.id, इसी को बोलते हैं क्या, एक वर्ड और यूज होता है, याद रखिएगा आप लोग आज से, यूआरएल। ठीक है, हम लोग बोलते क्या है, यूआरएल। जैसे फ्लिप, हाँ, और फुल फॉर्म की बात करोगे तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। अगर मतलब ये कहोगे यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पे सर्वर पे चीजें पड़ी है ना, बंदा यूज करता है, तो जो रिक्वेस्ट भेजता है, कहीं से रिस्पांस आता है, इस सर्वर को ही ये लोग क्या बोल रहे हैं जानते हो अपनी भाषा में, एक भाषा ये भी इस्तेमाल करते हैं लोग, रिसोर्स बोलते हैं। कहीं से आता है ना, सोर्स का मतलब क्या है, स्रोत है ना, तो रिसोर्स जो है मतलब ये जो भी नेट पे आती है सर्वर से चीजें, उसी को क्या बोलते हैं, कहीं से आ रही है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। लोकेटर इसी नाम के सहारे ही तो ढूंढ पाता है। flipkart.com डालो, इंटर मारो, वो इंटरनेट पे जाके सर्वर पे, जहां पे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, इसी नाम के सहारे वो फ्लिपकार्ट के सर्वर पे पहुंचता है कि नहीं, जो खुद भी एक क्या है, कंप्यूटर ही तो है। जैसे ये कंप्यूटर है, वैसे फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है वो भी एक क्या है, कंप्यूटर है। तो लोकेट कर लेता है कि नहीं, ढूंढ लेता है, इसलिए नाम क्या है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड। ये जो तरीका है, ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया ऐसे ही यूज करती है। इन्होंने नाम क्या रखा है, इसलिए फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल। अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल ही वो चीज है जिसके सहारे वो इंटरनेट पे चीज को ढूंढता है। यूआरएल ही मतलब वो जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसी चीज है जो यूजर फ्रेंडली है। तुम यूज करते हो ना, तो फ्लिपकार्ट का एड्रेस क्या है, flipkart.com है, इस टाइप का नाम है, तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम कस्टमर को यूज करना क्या है, आसान है ना। तो एक इसीलिए क्या कहेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, यही क्या है, यूआरएल। तो यूआरएल याद रहेगा आपको। आईपी एड्रेस एक बिहाइंड द सीन, पीछे असली में क्या होता है, आईपी एड्रेस ही होता है।
लेकिन आईपी एड्रेस के ऊपर ये लोग क्या उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं यूआरएल, तो जिससे कि सर्वर को यूज करना बंदों के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और कोई ना करे, अगर कोई ना करे तो ऐसा होगा ऐसे। सर हाँ बोलो। जैसे अगर किसी की मोबाइल खो जाती है आईपी एड्रेस से पता करते हैं सर। मोबाइल तुम्हारी खो जाती है, मोबाइल देखो, मोबाइल अगर देखो तब भी अगर मोबाइल खो जाए, देखो तुमको लोकेट करना है तो आखिरी वो चीज क्या है, तुम्हारी पहचान आईपी एड्रेस ही। तो सर बार बार अगर वो खोल के स्विच ऑफ कर रहा बंद कर रहा तो आईपी एड्रेस बार बार चेंज होती जाएगी। नहीं नहीं, आईपी एड्रेस चेंज होती जाएगी, लेकिन आईपी दे कौन रहा है, चेंज अपने आप थोड़ी ना हो रही। बात ये समझना, पहली बात तो कहते हैं ना आईपी चेंज हो जाएगी। जी सर। तो आईपी चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल में ऐसी क्वालिटी है कि अपने आप चेंज हो जा रही है। तुम बार बार जब नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो नेटवर्क खुद देता है, तो जब नेटवर्क दे रहा होता है तो नेटवर्क को पता होता है फलाने को यही आईपी दी थी, इसी आदमी को दूसरी आईपी 2 मिनट बाद जब दोबारा रिकनेक्ट हुआ है तब ये दी है, वहां सारा हिसाब है। यस सर हाँ। सर ये सिक्योरिटी के लिए होता है क्या सिक्योरिटी से आईपी नंबर मान लीजिए टेम्पोररी इसको आता है इससे पता आता है। देखो, बात सिक्योरिटी के लिए नहीं है, सिक्योरिटी तो बाद की चीज है। बात यह है कि नेट पे भी चीजें एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें। सबसे बड़ी बात है 2 या 4 सिस्टम है आपस में कम्युनिकेट कैसे करें। जैसे मान लो 10 लोग हैं, अब हम मान लो 10 लोग यहाँ बैठे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुमको जवाब देना चाहिए, बाकी 9 लोगों को तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब एक चीज यही तो, ये भाई अब कैसे इस चीज को करें, जैसे हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, अगर हम इनसे बात कर रहे हैं या जो भी है, तो एक दो हमारी आईडी क्या है, हमारी पहचान एक दूसरे के लिए क्या है, हमारा चेहरा है। हाँ सर मतलब जैसे हम चेहरे से पहचान रहे हैं, ऐसे ही भाई एक कम्युनिकेशन के लिए कुछ न कुछ तो पहचान का जरिया होना चाहिए। कभी सोचो इतना बड़ा सा क्यों रखा, छोटा सा क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक टाइम में लाखों करोड़ों लोग होंगे ना यूज करने वाले, तो सबको आईपी देनी है ना यार, सबको क्या करनी है, आईपी देनी है। तो अगर 3 अक्षर का ही नंबर यूज करेंगे तो 3 ही अक्षर का सबको देंगे तो कैसे काम चलेगा, 3 अक्षर से तो बस 999 लोगों का काम चलेगा, मैच हो जाएगा ना। जबकि यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को एक यूनिक पहचान देनी है, इसीलिए नंबर को इतना बड़ा यूज किया गया। सोचो जरा, स्टैटिक के पैसे मांगे गए, डायनेमिक के अलग से पैसे नहीं मांगे गए, इसलिए क्योंकि स्टैटिक करेंगे तो तुम्हारे नाम पे ये अलॉट कर देंगे, यूज करें चाहे ना करें, तुम यूज करो चाहे ना करो, वो आईपी अब अलॉटेड है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आईपी दूसरे को दे नहीं सकता। तो इसीलिए भाई एक दुनिया में मान लो एयरटेल के पास 100 मान लो 30 करोड़ कस्टमर है, तो क्या 30 करोड़ साथ में यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं ना। एक टाइम पे इंटरनेट चला रहे होंगे कितने लोग, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग। बहुत लोग क्लास में बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग सो रहे हैं, बहुत लोग कहीं हैं, बहुत लोग चला रहे हैं। 35 करोड़ कस्टमर है, लेकिन मान लो यूज कितने कर रहे होंगे, 5 करोड़। अगर सबको एयरटेल वो स्टैटिक आईपी देता तो उसको 35 करोड़ नंबरों का जुगाड़ करना पड़ता भाई, स्टैटिक आईपी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम 5 ही 7 करोड़ नंबर की व्यवस्था करेंगे, जो मेरे फिक्स वाले होंगे हम उनको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और जो भाई जो फिक्स कर देंगे, नंबर 1 चीज, और नंबर 2 चीज, बाकी एट ए टाइम तो 4 ही 5 करोड़ लोग होंगे, तो जो जैसा जुड़ेगा उसको एक आईपी देके उस समय उसकी वही पहचान रखेंगे। तुम कहोगे स्टैटिक आईपी स्टैटिक आईपी देने का एक नुकसान भी है कि मेरी आईपी अगर स्टैटिक है तो मेरे ऊपर एक चस्पा लग गया कि हम यही है। भाई हम एक दुनिया भर के इंटरनेट पे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, अगर मेरा नंबर फिक्स हो जाए तो मेरे बारे में जानना लोगों को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इंटरनेट पे भाई देखो, लोग तुम्हारे बारे में अगर जरूरत से ज्यादा जानेंगे तो उसका हमेशा क्या करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे। जैसे हम तुम्हारी आदत जान जाए, अगर हम तुम्हारी आदत, जैसे मान लो एक फ्लिपकार्ट है, वो ये तुम्हारी आदत जान जाए कि तुम जूते देखते हो तो महंगा भी रहता है तो खरीद लेते हो,
तो क्या करेगा वो, तुम्हें जूते के ऐड ज्यादा दिखाएगा, तुम्हारी इस कमजोरी का क्या करेगा वो, फायदा उठाएगा। तो इसलिए एक चीज ये भी होती है कि हम चाहते हैं कि जो वो है वो मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा ना जाने। तो आईपी मेरी भाई अगर मेरी आईपी फिक्स हो जाए, भाई एक बार इन्होंने रिक्वेस्ट डाली और ये फिक्स हो जाए इनकी आईपी हमेशा यही रहेगी, तो भाई जब भी आईपी पे रिक्वेस्ट जाती होगी तो समझो एक आईपी से रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, दूसरे आईपी पे, सर्वर पे। सर्वर जान जाएगा यही है तो जान जाएगा यही है। अब इनको मॉनिटर करना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जब ये कई बार इनकी आईपी बार बार चेंज हो रही हो तो यही सर्वर को इनको बारे में मॉनिटर करना क्या हो जाएगा, उतना आसान नहीं होगा। जो इनके लिए इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि भाई उतना ही जानो मेरे बारे में जितना हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम नहीं चाहते वो भी तुम मेरे बारे में क्या कर रहे हो, जान रहे हो। तो भाई डायनेमिक आईपी एड्रेस का ये फायदा भी। सर जब स्टैटिक आईपी देते हैं अगर उसको रिन्यू कराए तो फिर वही रहेगा कि चेंज होगा? नहीं देखो भाई ये तो बिजनेस है, तुमको दे दिया, कोई भी बिजनेस देगा भाई, वो तुमसे महीने का पैसा मांग रहा है, कुछ महीने बाद तुमने बिल भरना बंद कर दिया, तुमको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देगा, तब भी तुमने नहीं किया तो वो दूसरे को हो सकता है अलॉट कर देगा, अलॉट कर देगा तो भैया तुमसे फिर क्या कहेगा, हाँ भाई। लेकिन ये भी है, लेकिन फिर देखो दुनिया ध्यान से देखो, ये सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू जरा सोचो, फ्लिपकार्ट वालों के आईपी से उनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि आईपी दुनिया थोड़ी यूज करती है। आईपी के ऊपर क्या डालते हैं ये, इन्होंने एक नाम जोड़ा हुआ है ना जिसको यूआरएल बोलते हैं, flipkart.com। हाँ, दूसरी आईपी के साथ फ्लिपकार्ट की दुनिया तो आईपी नहीं डालती ना, दुनिया क्या डालती है, नाम डालती है flipkart.com। सर कह रहे हैं जैसे हमारी आईपी एड्रेस कुछ नंबरिंग में आ गई, तो फिर सर क्या मुझे फिर वो मिल सकती है क्या, जैसे मतलब, या फिर हमें मिली 1 साल 2 साल बाद फिर वो मुझे फिर रिटर्न हो सकती है क्या, जैसे मिल जाए फिर किसी को दूसरे की मिल जाए, ऐसा हो सकता है? आईपी एड्रेस की बात कर रहे हो कि जैसे ये जो यूआरएल हम बोल रहे हैं ना, इसको यूआरएल बोलते हैं? नहीं ये सर नहीं, हाँ, वो आईपी एड्रेस जैसे हमें आईपी एड्रेस जैसे तुमको अभी मिली, जी सर, अभी मिली ये नंबर तुमको भाई, उसको क्या है, तुम नेट से अभी कनेक्ट हुए, एयरटेल को उठा के एक नंबर, इसीलिए 8-9 डिजिट का बनाया है कि 9 डिजिट को जोड़ोगे 9 से 11 डिजिट को ना, तो जो नंबर बनेगा कितने में बनेगा, करोड़ों में बनेगा ना, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा करके देखो, करोड़ों में होगा ना। तो इतने लोगों को एक साथ तो एक नंबर उठा के तुम्हारी तरफ फेंक देगा। अब वही तुम्हारी पहचान है, तुमको एक नंबर दे दिया उसने, उसी नंबर से तुमको क्या करेगा, वो पहचानेगा। अब बंद कर दिया, दोबारा दिया तो दूसरा नंबर मिलेगा। ये अब देखो वो तुमको उठा के कुछ देगा नया, अब करोड़ों नंबर में वही नंबर आने का चांस क्या है, कि वही नंबर तुमको दोबारा मिले, इसका चांस क्या है, बहुत ना के बराबर है। लेकिन किस्मत ऐसी भी तो होती है, करोड़ों में अरबों में एक बार, बहुत चीजें दुनिया में ऐसी होती है ना जो करोड़ों में एक बार होती है। जैसे सिक्का उछालो तो भैया आधा चांस हेड आने का है और आधा चांस टेल आने का है, लेकिन तब भी कई बार 2 बार 3 बार लगातार हेड आ जाता है कि नहीं। वहां तो सिर्फ वहां तो 2 चीजों की बात है, यहाँ तो करोड़ों है, करोड़ों में वही नंबर आने का चांस करोड़ों में बहुत कम है। कम कितना है, उसका चांस न के बराबर है, जैसे कभी चमत्कार हो जाए वो वाली श्रेणी में आता है। तो उस चमत्कार कोई बहुत मतलब भी तो नहीं है, बस आईपी एक दे दिया फिर बंद किए, तुमको क्या किया उठा के उसने। जैसे ये देखो यार, तुम फिल्म देखने जाते हो, तुम अगर जैसे कहीं उसमें जाओ सिनेमा हॉल में, तुम क्या हुआ, तुमको टिकट मिला, टिकट पे सीट नंबर मिली, अब वहां पे 250-300 सीटें लगी है, तुमको एक नंबर मिला, गया नंबर पे अपने तुम क्या किए, बैठ गए पिक्चर देखी। तुम अगली पिक्चर फिर गए देखने, वही नंबर तुमको दोबारा मिल जाए, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं मिल सकता, मिल तो सकता ही है ना। वहां 250 सीटें हैं ना, तब भी चांस कितना है, 250 में एक चांस तो बनता है ना कि वही सीट तुम्हें क्या मिल जाए दोबारा। लेकिन 250 में 249 चांस ऐसे भी है कि तुम्हें क्या मिले, कुछ, हाँ वो मतलब वो ही न मिले, कुछ कोई दूसरा सीट मिले। और हर बार जब भी जाओगे तो एक मिलेगा क्या, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि उसी सीट पे दोबारा देख लोगे तो पिक्चर ज्यादा दिखाई देगी, या कुछ फ्री में मिलेगा, नहीं। ठीक है, मतलब इन्होंने कंसेप्ट भाई, कैसे हर चीज का एक सिस्टम बनाना पड़ता है ना भाई, जो भी चीजें चल रही हैं ऐसे नहीं हवा में चल रही, उसको डिसाइड किया होगा, एक सिस्टम बनाया गया होगा। ऐसे ही एक आईपी एड्रेस का बनाया गया, ऐसे ही ये क्या बनाया गया, यूआरएल का बनाया गया, है ना। और तुम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो जिनको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो।
वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसलिए बहुत अच्छे हैं कि एक साथ कई लोग उसमें यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी सर। जैसे मेरी कंपनी है, हमने 10 आदमी रखे, जी सर। भाई 10 आदमियों का काम है दिन भर जाना 10 अलग अलग एरिया में बिजनेस ढूंढना। वो शाम को आते थे मेरे पास रोज और अपना अपना डायरी निकालते थे कि हम 8 लोगों से मिले, इनका नंबर नोट कर लो, इनका नंबर। 10 लोग ऐसे आके बैठ के हमको रोज पंचायत हो रही है 1 घंटा शाम को, हमें भी दिक्कत हो रही है, उनको भी दिक्कत हो रही है। हमने बनवा दिया क्या इसके लिए, एक ऐप या एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। हमने कहा भैया जहां जिससे मिलते जाओ, ऐप में इंफॉर्मेशन क्या करते जाओ, फीड कर। तो 10 लोग एक साथ कर रहे हैं ना, वही कंपनी उसी प्रोजेक्ट में 10 लोग एक साथ वो कर रहे हैं। उनका मैनेजर भी उनको देख रहा है, उनका सुपरवाइजर भी देख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यही तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन की क्या है, मेन मेन खूबी है। और काम तो हमेशा एज ए टीम ही होते हैं ना, कोई भी काम उठा के देखो, एक आदमी थोड़ी रहता है किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में। हाँ, सब लोग मिलके करते हैं, है ना। तो इतना बेसिक आइडिया तो आप लोगों को है ना। जी सर। और बस ये जो भी सॉफ्टवेयर या जो चीजें बनती हैं सबके लिए क्या लिखना होता है, कोड लिखना होता है। हाँ। और अभी स्टार्ट करेंगे रिंकू सर थोड़ा सा जावा, और फिर इसके बाद हम भी स्टार्ट करेंगे जावा। अच्छा, अब एक चीज ये देखते हैं, तो आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का, इन चीजों का बेसिक आइडिया लग गया कि नहीं लग गया। अब चीज आती है कि एग्जैक्टली हम लोग करेंगे क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, करेंगे क्या, तुम क्या करो। जैसे पहले एक तो दिमाग में आता है ना यार, क्या हम जब नौकरी करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। कि एक क्वेश्चन आता है क्या कि हम क्या करेंगे, हम वहां क्या करेंगे। पहली बात तो इसलिए नहीं हो तुम वो मतलब वहां काम करोगे कि तुम वहां काम करना है, तुम इसलिए तुम वहां काम करोगे क्योंकि उन्हें काम करवाना है, उन्हें इस चीज की क्या है, जरूरत है, नीड है ना। तो अब इसीलिए सबसे पहले ये नहीं देखना कि भाई हम क्या करेंगे, पहले ये सोचो कि आखिर काम होगा क्या, या काम कैसे होगा, या क्या काम होगा। सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि एग्जैक्टली मतलब व्हाट, कि हमें क्या मतलब जो काम क्या है, व्हाट वर्क, मतलब वर्क क्या है भाई। फिर इसके बाद अच्छा, फिर ये भी देखना है कि अच्छा काम क्या है। फिर इसके बाद मान लो, फिर इसके बाद एक चीज है हाउ टू डू, मतलब यार करना कैसे। फिर तब तुम समझोगे ना कि आखिर उसमें तुम किस उसमें, अच्छा ये भी देखना होगा कैसे करना है, फिर ये भी देखना होगा हु, कि कौन कौन करेगा, ठीक है ना। फिर तुम उसमें देखोगे कि फिर तुम उसमें देखोगे भाई तुम क्या करो, या तुम्हारा रोल क्या होगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, कि अब ये स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर्स बनते क्यों हैं और कैसे, या बनाने की वजह ही आप। सबसे पहले अच्छा ये भी है कि ये भी सबसे बड़ी बात है, वाई, भैया क्यों। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि बगल का जो चाय वाला है वो कल जाके सॉफ्टवेयर बनवाने लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। बनवा सकता है, कुछ प्लान सोच सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, उसका बेनिफिट मिल सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जनरली ऐसा नहीं। जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि पहले से कोई काम कोई वर्क है जो चल रहा हो। एक दुनिया भर की जितनी कंपनियां थी, आज के 25 साल 20 साल पहले चले जाओ, कहीं कंप्यूटर नहीं दिखता था। इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, आदमी की तो बात छोड़ दो, पहले गवर्नमेंट ऑफिसेस भी आज के 25 साल पहले मैक्सिमम जो थे बहुत कम यूज करते थे कंप्यूटर का, या तो नहीं करते थे। काम तब भी हो रहे थे, सिस्टम वही था, टिकट तब भी देखो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था,
ऐसा नहीं था कि इंटरनेट नहीं था तो पता चला 50 जगह से टिकट, भाई 50 स्टेशन से टिकट की बुकिंग हो रही है, 50 स्टेशन से टिकट की बुकिंग हो रही है, तो तुम टिकट लोग ज्यादा इधर उधर से बुक कर दिए, उन्हें पता नहीं चला और फिर वो क्या कर दिए, ज्यादा टिकट बुक कर दिए। ऐसा होता नहीं था, क्योंकि हर टिकट बुक करने से पहले वो जो सेंटर पे सिस्टम था, जहां पे जो मेन किसका था, स्रोत था, जो मेन जगह थी, वहां से पहले क्या करते थे, कंफर्म करते थे कि अभी कितनी सीट बाकी है, तभी वो इसके बाद क्या करते थे, कंफर्म करते थे या बुक करते थे। तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था कि नहीं था, पहले भी एकदम एग्जैक्ट सब कुछ चल रहा था, कहीं कोई चीज, इंडियन रेलवे का ही देख के सोच के देख, उनका पूरा सिस्टम चल रहा था, कहीं कोई इशू नहीं था। बस यही होता था, आप टिकट बुक कराते थे तो 2-3 दिन बाद आपको पता चलता था कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, सेम डे पता नहीं चल पाता, हाँ समय लग जाता, ठीक है। अच्छा, समय भी लगता था, आपको यहां से वहां जाना पड़ता था। अच्छा, समय लगना, ये भी सोचो, तुमको भी जाना पड़ता था स्टेशन, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो स्टेशन से भी एक आदमी जाता था, वो दिन भर जितने लोगों की रिक्वेस्ट आती थी, 4 घंटा अगर बुकिंग होती थी तो 4 घंटे में जितना कागज तैयार होता था वो लेके जाता था कहाँ, आप बनारस, या जहां अगले स्टेशन, जहां मेन जगह है कि भैया यहाँ से इसे क्या किया जाए, कंफर्म कराया जाए। तो भाई एक आदमी को ट्रेवल करना पड़ता था, वहां जाके भी कई वो थी भाई, ऑफिस जैसे होते हैं, डेस्क बेंच, 3 लोग रजिस्टर निकालते थे, अपना खोलते थे, मिलाते थे, जैसे काम चल रहे थे, चल तो रहा था। इस पूरे बुकिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा था, ये लग रहा था कि रेलवे ने अलग से मान लो 5,000 आदमी इसी काम के लिए लगा रखे, इतना बड़ा देश है, लाखों स्टेशन है, तो इसके लिए इतने लोग क्या थे भाई, भाई करोड़ों लोग यात्रा करने वाले रोज के रोज हैं, तो उन्होंने अपने 2-4-5,000 एम्प्लॉय लगा रखे थे इसी पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिर्फ ये रिजर्वेशन वाले सिस्टम को मैनेज करने के लिए। हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की रेलवे की बात नहीं कर रहे। सोचो 5,000 एक आदमी सैलरी लेता होगा, अगर उस समय सैलरी 10,000 भी रही हो, 15,000 भी रही हो एक आदमी की सैलरी, तो सोचो 5,000 गुणे 15,000, तो बहुत कुछ ना, 30-40-50 अगर कैलकुलेट करोगे तो 50-60 करोड़ रुपए का क्या होगा, महीने भर का उस टाइम का क्या होगा, बजट होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें भी टाइम लगता था। नंबर 3, उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि जो लेके गया वो फेंक दिया, भूल गया, गिर गया, पड़ गया, तो भी क्या हुआ, तो नुकसान हुआ, फिर वो भी, तो कई दिक्कतें थी कि नहीं, इतना पैसा भी लगता था, इतना। तब इस वजह से इन लोगों ने सोचा IRCTC ने कि यार क्यों नहीं हम क्या करें, अपने इस सिस्टम को पूरे को क्या करें, वेब बेस्ड, और ये सारी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे करके क्या हो चुकी थी, आ चुकी थी, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इस चीजों को क्या कर दे, सारा ऑनलाइन कर दे। तो यहीं से जरूरत पैदा, हमेशा कोई भी देखो ऐसे ही नहीं होता, और फिर किसी ने उनको बहुत बताया होगा, या उन्होंने पता किया होगा, उनको पता चला उनको शुरू में कि यार स्टार्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगा कितना, 40-50 करोड़, और या मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें मान लो 20 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में लगेगा, फिर धीरे धीरे करके हर महीने इतना इतना पैसा लगेगा। तो उन्होंने जोड़ा होगा, उन्होंने जोड़ा कि यार हम वैसे तो क्या कर रहे हैं, हर महीने हम 50 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं, 3 दिन भी लगता है, सारी झंझटें हैं, सामने वाली एक कंपनी कह रही है जी शुरू में 10 करोड़ या 5 करोड़ क्या करो, हमें पे करो, और महीने का भैया हमको 2 करोड़, और हर महीने का 2 करोड़ चाहिए, और इसके बाद हम आपका ये प्रोसेस ऐसा कर देंगे, हम बना 3-4 महीने में, क्या 6 महीने में क्या करेंगे, इतना बना देंगे कि बेसिक काम क्या होने लगे, चलने लगे, आपका ठीक ठाक काम होना शुरू हो जाए, और प्लस धीरे धीरे करके हम चीजें क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हर महीने आपका 2 करोड़ रुपए मान लो क्या आएगा, चार्ज आएगा, और इतने जल्दी इतना सब सिस्टम, तो भाई ये भी सामने कोई बिजनेस होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे कोई प्राइवेट बिजनेस हो, वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कहाँ 50 करोड़ रुपए लग रहा था, कहाँ 2 करोड़, उससे ज्यादा बेटर है, ज्यादा वो है, ज्यादा इजी है, सब कुछ है। तब बस वो उन लोगों ने क्या किया होगा, ये स्टार्ट कर दिया। अब जहां 5,000 लोग इसी काम के लिए लगे थे, आज हो सकता है 50-60-70 क्या होंगे,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को, आईआरसीटीसी का जो चल रहे हैं एप्लीकेशंस, उनको मैनेज कर देते होंगे। 100 लोग होंगे, है ना। और सिर्फ बुकिंग ही नहीं, आईआरसीटीसी से बहुत कुछ पता चलता है। ट्रेन कहाँ पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है ना, सब एकदम एग्जैक्ट। इसीलिए, लेकिन हाँ, ये वाला सिस्टम क्या तुरंत ही आ गया था कि ट्रेन कहाँ पहुंची? पहले से बुकिंग, धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, एडवांस होती चली जाती हैं, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। तो कुछ भी ऐसे ही रेंडमली नहीं होता। सबसे पहले याद रखना, कहीं पे भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो पहले वो काम किया जा रहा होता है, ठीक है। या तो वो चाहता है कि अब इस काम को हम क्या कर दें, कंप्यूटराइज्ड कर दें, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू कर दें, जिससे कि हमें क्या हो, सारी चीजें क्या हो जाए, पहले से अच्छी हो जाए, पैसा भी कम लगे, एक्यूरेसी भी बढ़ जाए, सारी अच्छी बातें आए। हाँ, इस वजह से ये बिजनेस स्टार्ट होता, बेवजह स्टार्ट नहीं होता, ऐसा नहीं। या फिर किसी का प्लान है, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा प्लान है कि हम चाहते हैं एक ऑनलाइन कुछ बेचना, तो मेरे पास दो रास्ते हैं भाई। एक तो है कि हम फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके सामान बेचें, एक यह है कि हम अपना ही ब्रांड बनाएं, अपनी ही क्या बनाएं, एक अपना ही सॉफ्टवेयर, एक अपना वेब एप्लीकेशन बनाएं, और उसके सहारे पूरी दुनिया को क्या बेचें, उसके, हाँ, उससे सामान बेचे, अपना एडवर्टीजमेंट करें, 2 4 6 8 करोड़ का मेरा, 10 करोड़ का क्या हो, हम पूरा प्लान। भाई देखो, बिजनेस ऐसे नहीं चलते, पूरा प्लान होता है कि भाई इतना बजट है डेवलपमेंट का, इतना बजट, इसको बनाने में इतना खर्च करेंगे, इसको इसके मार्केटिंग में इतना खर्च करेंगे, इस तरह से इसकी मार्केटिंग करेंगे। जब वहां पे करोड़ों में पैसे लग रहे हैं तो हर चीज क्या होती है, वेल प्लान्ड होती है। कुछ भी ऐसे रेंडमली नहीं होता कि अरे आज मन किया तो ये करते हैं, तो आज मन किया वो करते हैं, नहीं, हर चीज एकदम एग्जैक्टली क्या होती है, एकदम वेल प्लान्ड होती है। तो इतना समझ में आया कि क्यों होता है ये बिजनेस, आता क्यों है ये पिक्चर में, ये बिजनेस आता ही क्यों है? क्योंकि चीजें फास्ट कर देगा, हाँ, इजी कर देगा, सस्ता कर देगा, बहुत कुछ कर देगा, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि भाई ये तो समझ में आ गया, तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमें क्या करना है, अब वही एक सॉफ्टवेयर क्या करना है, डेवलप करना। भाई सॉफ्टवेयर का मतलब, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है का मतलब एक सॉफ्टवेयर क्या है, बनाना है, ठीक है। हाँ, मतलब यही सोचा गया ना कि ये काम यार पहले इतने ड्रामे से हो रहा था, इसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और कैसा सॉफ्टवेयर, अगर हम चाहते हैं बहुत लोग एक साथ यूज करें तो कैसा बनाएंगे, वेब बेस्ड। यहाँ लिख देते हैं कि एक वेब बेस्ड, ये प्लान हुआ कि वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, अभी ये प्लान हुआ, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया क्यों करना है, फिर ये समझ में आ गया कि क्या करना है, वेब बेस्ड करना है या डेस्कटॉप बेस्ड, वेब बेस्ड। जब समझ में आ रहा है कि मेरे कस्टमर, जैसे हमें को सामान बेचना है लाखों लोगों को, तो हम क्या करेंगे भाई, हम डेस्कटॉप बेस्ड थोड़ी बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, वेब बेस्ड बनाएंगे, एक साथ कई लोग शॉपिंग कर सके, हम चाहेंगे ना ऐसा सिस्टम। तो हमने एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करने का या वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने का प्लान बना। अब क्या होगा भाई, अब इसके लिए, हाँ, कैसे काम होगा, अब इसके लिए सबसे पहले पिक्चर में आएगी टीम। भाई एक सॉफ्टवेयर बनना है, ठीक है, अब कई लोग मिल के बनाएंगे ना। भाई देखो, अकेले का बनाने का मतलब क्या है, बनने को चीजें लोग अकेले बनाते भी हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जो ऐसे लोग, या जो लोग बनाए उन लोगों ने क्या किया, पहले कुछ काम कर रहे थे, अक्सर वो इसी बैकग्राउंड से रहते थे, तो कुछ अपना डेवलप करके धीरे धीरे करके बना के डालते थे, धीरे धीरे समय के साथ उनको क्या मिली, रिकॉग्निशन मिली, ठीक है। लेकिन अब जो कंपनियां हैं, जो मैक्सिमम काम हो रहे हैं, जो बड़ा काम जहां आप जाके काम करोगे, वहां तो एक इन्वेस्टर है, एक कंपनी है जो चल रही है, वो अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवा रही है, तो पैसे का, बजट का उसे कोई इशू नहीं। तो वो ऐसे नहीं करेगा एक आदमी बनाएगा, वहां तो क्या होगा, एक टीम बनेगी। सबसे पहले एक होगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और एक आदमी को पहले हायर किया जाएगा, कहेगा इस जो चीज बनने जा रही है, उसके लिए हम लोग एक वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखना क्या,
प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट में सबसे मेन आदमी को हायर करेंगे, किसी सीनियर आदमी को, 15-20 साल के एक्सपीरियंस को वाले को, और उसी को कह देंगे क्या? कई बार प्रोडक्ट मैनेजर, या कई जगह बोलेंगे लोग प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर। जैसे हमको सॉफ्टवेयर बनवाना है, मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, 250 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं उनकी सैलरी और ये सब सारी चीजें, हम जो 10 आदमी रखे हैं हिसाब किताब करने के लिए, सब हटाना चाहते हैं। जो शाम को रोज पहुंच के बताते हैं, हिसाब देते हैं कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये सारा सिस्टम हम क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं चीजें कंप्यूटराइज हो जाए, बंदा सीधे क्या करे, हर आदमी अपने उसमें इसका कंप्यूटर से या मोबाइल से अपना स्टेटस या अपनी बारे में जो इंफॉर्मेशन है भर दे, हमको सब वहां पता चल जाए। तो उस सिचुएशन में तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको बनवाना है, लेकिन अब हम कंपनी के मालूम है 250 लोग हैं मेरे अंदर में, और हम कोई इंजीनियर थोड़ी ना, अरे हम सॉफ्टवेयर वाले थोड़ी ना, हम तो बिजनेसमैन थे यार। हम तो क्या थे? जिसको बनवाना है, जिसकी कंपनी चल रही है, 400 लोग उसी कंपनी में काम करते हैं, या उसका एक प्रोडक्ट बनाता है, 400 लोग कंपनी में काम करते हैं, और दुनिया में 4 लाख लोग उसका सामान क्या करते हैं? यूज करते हैं। अरे जैसे नमकीन वाले हैं, बिस्कुट वाले हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं, जो तुमको दिख रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं? ऐसे ही तो है। तो वही एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को बस किसी ने कान में ये डाला कि भैया ऐसे ऐसे करने में तुम्हारा पैसा क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। हम ऐसे सॉफ्टवेयर में इससे इस तरह होगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, भाई बिजनेसमैन को बात समझाई, उसने कहा अच्छा ठीक है। अब बिजनेसमैन का मतलब अकेले थोड़ी ना, 400 लोगों की कंपनी है, तो उसी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, है ना, 3-4 मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, 2-3 डायरेक्टर्स होंगे, फिर क्या होंगे? जनरल मैनेजर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, ऐसे करके दुनिया भर के लोग होंगे कि नहीं होंगे? उनको किस लिए पैसा ले रहे हैं? यही चीजें सोचने के लिए ना, इस चीज को मैनेज करेंगे। तो हमने तो बस ये इतना कहा कि ठीक है यार, ये वाला काम हमें सब पसंद आया, इस चीज को चलो करते हैं, इस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं, जिससे काम क्या हो जाए? आसान हो जाए, और हाँ पैसा भी कम लगेगा, अच्छा भी हो जाएगा। तो उसी में से एक आदमी को, अपने एक मैनेजर को हमने बना दिया क्या, कि भैया तुम इस क्या रहोगे, ये जो प्रोडक्ट हम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सोच रहे हैं, बनवाएंगे हम लोग, उसके तुम क्या रहोगे? मैनेजर। तो वही क्या हो गया? प्रोडक्ट मैनेजर। उसकी अब जिम्मेदारी। अब मालिक सबसे थोड़ी बात करेगा कि तुम क्या किए, तुम क्या किए, वो सीधा बात करेगा किससे? प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर से। भाई क्या चल रहा है? उसको जब टाइम मिलेगा, उसके बाद 72 काम है, वो तब भी वो बाद में 10 मिनट 5 मिनट टाइम 2 दिन में जब निकालता है, तो पूछता भैया क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही काम होता है। तो भाई प्रोडक्ट मैनेजर आया, तो प्रोडक्ट मैनेजर आया गया, तो प्रोडक्ट मैनेजर से कहा गया कि प्रोडक्ट मैनेजर से भैया अब तुम क्या करो, इसके लिए एक क्या बनाओ? टीम बनाओ। अब वो प्रोडक्ट मैनेजर आएगा, अब टीम बनाई जाएगी। अब क्या बनाई जाएगी? टीम बनाई जाएगी। अब टीम का मतलब ये काम कैसे होगा? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मैनेजर था, उसने एक आदमी को क्या किया, मान लो प्रोडक्ट मैनेजर जो था, उसको वो आईटी बैकग्राउंड का था, उसे पता था सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, और वो हो सकता है कंपनी के आईटी टीम में काम कर रहा था, उसे पता था। तो उसको पता था कि अब क्या करनी है, हमें टीम हायर करनी। अब वो टीम में किसको किसको हायर करेगा? सबसे पहले 2 आदमियों को हायर करेगा, और उनको बोला जाएगा क्या? बीए का मतलब बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर बनना था, मान लो हमने क्या किया, 2 क्या हायर किए? बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्यों है जानते हो? बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा ना, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज बननी है बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? बिजनेस या कस्टमर या क्लाइंट के हिसाब से क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये इस चीज के बारे में डिटेलिंग करना, इस चीज को बनाना काम किसका होगा? बिजनेस एनालिस्ट का। ठीक है, 2 आदमी वो हायर करेंगे। इसके बाद ये समझ में आया, एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो इसके बाद इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने वालों को बोलते हैं क्या? डेवलपर। अब ये डिसाइड किया गया कि 5 क्या चाहिए?
डेवलपर चाहिए, तो 5 डेवलपर हायर किए जाएंगे। ठीक है, फिर ये डिसाइड किया गया 1 या 2 हो सकता है, क्या हायर किए जाएंगे? डिजाइनर, या 1 डिजाइनर हायर किया जाएगा। और फिर ये डिसाइड किया गया कि 3 या 4 क्या किए जाएंगे, मान लो टेस्टर। तो पहले ये काम होंगे। जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो क्या क्या होता है, पहले ये समझा जाता है कि आखिर बिजनेस या कस्टमर को चाहिए क्या, पहले ये चीज लिखी जाती है अच्छे से। फिर उसके हिसाब से उसको क्या बना किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। फिर उसके हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से चीज को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और बनाने के बाद फिर उसे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि जैसा था वैसा बना कि नहीं। अरे भैया, सॉफ्टवेयर से ही पैसा भेज दे रहे हो ना, 1 0 इधर से उधर हो जाए तब बैंक में मार नहीं हो जाएगी? हाँ, तो भाई ये तो कितने बड़ा वो है। तो इसलिए प्रॉपर क्या होना, चीज का टेस्ट होना, तब चीज को कस्टमर को प्रोवाइड। तो पहले देख लो कितने लोग हो गए, 5 1 6 4 10 2 12 लोगों की क्या बनी, टीम बनी। अक्सर ये जो सॉफ्टवेयर हम लोगों से बनवाते हैं इंडियन नहीं होते, बनवाने वाली कंपनियां हमेशा कहाँ की होती हैं, बाहर वाली। ठीक है, अब बाहर वाले को 12 आदमियों की जरूरत इस टीम के लिए है। अब मान लो 12 आदमी से में से अच्छा ये कौन बनवा रहा है, वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, उसको 12 आदमियों की जरूरत है। बिजनेस 2 तरीके से चलते हैं। नंबर 1 कि जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाना है वो 12 आदमियों को क्या करे, हायर करके नौकरी पे रख ले। ठीक है, नंबर 1। अब लेकिन कई बार इसमें झंझट हो जाती है कि यार हम लोग ये काम करते नहीं, हम 12 लोग को रख लें, फिर ये काम खत्म हो जाएगा तो हम उनका क्या करेंगे, 72 बातें। चलो, है कि नहीं, 72 बातें। तो इसलिए भाई इसमें ये झंझट वाला काम है। ये क्या है, कई बार कंपनियां ऐसा कहती हैं कि हम 12 आदमी रखेंगे नहीं, हम ये काम उठा के दूसरे कंपनी को दे देंगे। हाँ, तो हाँ, जो यही काम करती है उस कंपनी से बोल देंगे कि भाई देखो हमको 2 BA चाहिए, 5 डेवलपर चाहिए, 1 डिजाइनर चाहिए, 4 टेस्टर चाहिए। वो कहेगा ठीक है जी, हम आपको अरेंज करके देते हैं। अब कंपनी, अमेरिकन कंपनी जान रही है कि एक आदमी पे ऑन एवरेज हम मान लो इन लोगों की सैलरी पे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर जो बनना शुरू होगा, इसमें 60 लाख रुपए महीने का क्या आएगा, खर्चा आएगा। लेकिन वही है, वो अमेरिकन जिसको बनवाना है इंडिया, भाई अमेरिका में किसी कंपनी से बोलता तो वो 60 नहीं और बताती, वो बताती कि भाई कि कम से कम 1 करोड़ रुपए आपका पर मंथ आपको हमें देना पड़ेगा। अब वही अमेरिकन कंपनी क्या करती है, यहाँ यही काम किसी इंडियन कंपनी को दे, तो इंडियन कंपनी हो सकता है 2.5 लाख रुपए में मान जाए, तो उनको 30 ही लाख रुपए का खर्चा है। तो उनको अपना इतना बेनिफिट बिजनेस में, ये फायदा उनको अपने हिसाब से दिखता है। जो भी होता है, चाहे अमेरिकन कंपनी को हायर करके वो काम कराए, चाहे खुद बंदे हायर करके कराए, चाहे किसी इंडियन कंपनी से कहे कि तुम 8 लोग 12 लोग मेरे लिए क्या करो, अरेंज करो और हमें ये काम करना है। ठीक है, तो टीम बन जाती है। क्लियर है ये बात? प्रोडक्ट मैनेजर की क्या भूमिका रहती है? प्रोडक्ट मैनेजर का मतलब है कि एक तरह से कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोडक्ट मैनेजर कहो या प्रोडक्ट ओनर कहो, नहीं, सिर्फ ओनर का मतलब समझ लो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऊपर के मैनेजमेंट को जवाब किसे दे भाई, ऊपर का अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ऊपर का जो मैनेजमेंट होगा किससे बात करेगा, प्रोडक्ट ओनर का मतलब ऐसा नहीं कि वो फिर सो गया, वो उसी में इन्वॉल्व रहेगा, वो देखेगा ना क्या बन रहा है। चाहे जो प्रोडक्ट ओनर बनाया जाएगा उसको जिस बिजनेस लाइन की बात हो रही होगी, क्या कस्टमर को चाहिए, वो उसमें ज्यादा क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। भाई उसका काम है कि ये समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए, इसका काम है ये समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए और कब चाहिए, क्या पहले चाहिए क्या बाद में चाहिए। तो टीम मिला के 13 लोग हो जाएंगे ना? हाँ, 13 लोग हो गए। सर ये बिजनेस एनालिस्ट का क्या रहता है? बिजनेस एनालिस्ट का काम है
कि जो प्रोडक्ट ओनर है उसको पता है बिजनेस को चाहिए क्या, कि मतलब बिजनेस का मतलब कस्टमर, कस्टमर को चाहिए क्या, वो अपनी भाषा में समझाएगा। बिजनेस एनालिस्ट जो होगा उसी को डिटेल में बस लिखेगा कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होगा, इसकी डिटेलिंग करेगा कौन, बिजनेस एनालिस्ट। और उसके बेसिस पे डेवलपमेंट कौन करेगा, डेवलपर। हाँ, डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, डेवलपर डेवलप करेगा, और टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट। तो सर इसका बैकग्राउंड क्या रहता है बिजनेस एनालिस्ट लोगों का? बिजनेस एनालिस्ट लोगों का अक्सर तो टेस्टर्स जो होते हैं वही बनते हैं। बिजनेस एनालिस्ट आपको मैक्सिमम मिलेंगे मैनुअल टेस्टर्स, जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं वही बाद में क्या हो जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन एमबीए वाले भी हो सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट होने के लिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं। ये सिंपली बस रिक्वायरमेंट को समझने वाली बात है। ठीक है, चलो हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलो अभी इतना ही रखते हैं।